नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BMS लेक्चर में, जहां आज हम मॉडर्न टॉपिक्स में आज देखेंगे शॉक। तो सबसे पहले देखते हैं शॉक की डेफिनेशन। तो शॉक जो बताया एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। शॉक इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम दैट रिजल्ट्स इन पुअर टिश्यू परफ्यूजन। तो सबसे पहले तो हमें जानना है सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिसीज। सिंड्रोम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिसीज। इट इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिसीज। यानी कहने का मतलब ये कि खुद से ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ डिसीजेस या फिर कलेक्शन ऑफ सम सिम्टम्स को सिंड्रोम्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो टिश्यू में जो एक्सचेंज है, यानी न्यूट्रिएंट्स का हो चाहे प्लाज्मा वगैरह, इन सब का जो एक्सचेंज है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे बताया कि इन दिस कंडीशन अफेक्टेड टिश्यू डोंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू अलाउ टिश्यू फॉर फंक्शन। यानी इसमें बताया कि वो जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो अच्छे से नहीं होता, या फिर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी रिक्वायर्ड है, पहली बात। दूसरी बात सेम फॉर न्यूट्रिएंट। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा टिश्यू है वो नॉर्मली अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता। और अगर ये चीज़ कंटिन्यूसली बनी रहती है तो इससे सेलुलर डेथ स्टार्ट हो जाएगी, और भी आगे बना रहता है तो ऑर्गन फेलियर, एंड दैट फाइनली लीड्स टू द होल बॉडी फेलियर। ठीक है, अब हम देखें इसके बाद, अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ शॉक। तो स्टेजेस ऑफ शॉक 3 तरीके के होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और लास्टली होती है इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले देखेंगे अपन नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव होती है जिसे कंपनसेट कर सकते हैं, इनिशियल और कंपनसेटेड रिवर्सिबल। ठीक है, तो जैसे हम कंपनसेटेड की बात करें तो जैसे ही इसमें जो अर्ली शॉक का एक्टिवेशन होगा, उसमें जो हमारी बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म वो स्टार्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, जितना भी जो डिप्रेव्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और द न्यूट्रिएंट्स जो हुई है उसको ये मेंटेन करेगा इनटू द एडिक्वेट फॉर्म। जैसे कि जो ब्लड फ्लो अगर कम हो गया तो उसको बराबर लाएगा, या फिर जो क्या कहते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो उसको सही करेगा। और क्या कहते हैं जो ब्लड सप्लाई ये ब्रेन और कार्डियक में कम हो गई है उसको नॉर्मल करेगा। ठीक है, तो इसमें बताया कि जैसे ही ये वाला शॉक स्टार्ट होता है, यानी नॉन प्रोग्रेसिव शॉक स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी जो इंक्रीज सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, यानी कैटेकोल अमाइंस विच इज एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो क्या करते हैं ये वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन को कॉज करता है। तो ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से एक्सट्रीमिटीज बिकम कूल एंड क्लैमी एंड टैकीकार्डिया। यानी क्या होता है, टैकीकार्डिया क्या, जो ब्लड जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या, एक्सट्रीमिटीज को ठंडा कर देता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि ये जो शॉक है कंटिन्यूसली बना रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइपोक्सिया बने रहने की वजह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन चालू हो जाती है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ब्लड का जो पीएच है वो गिर जाता है, यानी फाइनली क्या होता है, एसिडोसिस। अब जैसा हमने पहले उसमें जो नॉन प्रोग्रेसिव वाले हैं उसमें देखा था कि कहते हैं कि बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटीज होने की वजह से कैटेकोल अमाइंस रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैसे कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है। लेकिन जो ये एसिडोसिस क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये कैटेकोल अमाइन के फंक्शन में बाधा क्रिएट करता है, जिस वजह से क्या होता है, वेनस का डायलेशन हो जाता है। ठीक है, जिस वेनस के डायलेशन होने की वजह से उसमें ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, जो आर्टरीज है उनका कॉन्ट्रेक्शन होना चालू हो जाता है। तो अब इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो घट जाता है। यानी देखो ऐसा था कि जितना ब्लड उसने फ्लो किया, एक तो आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन के कारण वो रुक गया, और दूसरे क्या, जो वेनस में ब्लड था वो और जमा हो गया, तो फाइनली जो ऑर्गन्स के पास ब्लड पहुंचना चाहिए था वो कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा है इरिवर्सिबल शॉक। यानी ये स्टेजेस अगर नहीं रोकी गई और ये कंटिन्यूसली बनी गई तो ये मल्टीपल ऑर्गन डैमेज करेगा। ठीक है, अब कॉमन टाइप्स ऑफ शॉक देख लेते हैं। तो ये 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला हाइपोवॉलेमिक, दूसरा कार्डियोजेनिक, तीसरा सेप्टिक शॉक, चौथा है न्यूरोजेनिक शॉक, और 5वां एनालिप्टिक शॉक। अब एक एक करके पांचों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो जैसे कि नाम से पता चला, हाइपो मतलब कम, वॉलेमिक मतलब वॉल्यूम, यानी कम वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये सबसे पहले इसमें बताया कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक। तो इस समय क्या होता है कि किसी भी कारण से हमारा जो ब्लड है उसका लॉस हो जाए या प्लाज्मा का लॉस हो जाए, तो इस वजह से क्या है, जो ब्लड की वॉल्यूम है वो घट जाती है। अब हम इसकी ग्रेडिंग की बात करें तो ये 3 तरीके का, माइल्ड हाइपोवॉलेमिया, मॉडरेट हाइपोवॉलेमिया, और तीसरा है सीवियर हाइपोवॉलेमिया।
तो माइल्ड की बात करें तो जिसमें ब्लड लॉस है वो लेस देन 20% होता है, और इसमें ट्रैकीकार्डिया की वजह से बस बहुत छोटे मोटे क्या कहते हैं एक्सटर्नल साइंस दिखाई देते हैं। दूसरे की बात करें मॉडरेट हाइपोवॉलेमिया, तो उसमें क्या होता है जो ब्लड वॉल्यूम वो तो लेस देन 20% ही हुआ होता है, जो लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम वो लेस देन 20% हुआ होता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है वो तभी मेंटेन रहता है जब हम सुपाइन पोजीशन में लेटे। सुपाइन पोजीशन कहते हैं जिसमें हमारा फेस अपवर्ड हो, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन जब हम लेटेंगे तब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे हम इरेक्ट पोजीशन में खड़े होते हैं या प्रोन पोजीशन में लेटते हैं ये ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सीवियर हाइपोक्सिया, इसमें जो ब्लड वॉल्यूम लॉस है वो मोर देन 40% हो जाए, ठीक है। इसके जो क्लासिकल साइंस हैं वो है क्या कहते हैं मार्क ट्रैकीकार्डिया, यानी काफ़ी ज़्यादा ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और डिसओरिएंटेशन, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें क्या कार्डियोजेनिक शॉक कब होता है, तो इसकी जो कंडीशन है वो है व्हेन द 40% और मोर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिस्ट्रॉयड, यानी 40% या उससे ज़्यादा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो बताया इसके जो एविडेंट जो एविडेंसेस हैं वो है, पहले सबसे पहले तो क्या हुआ ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या जो ऑर्गन है वो एक तो ठंडे होने लगेंगे और जो उनमें एक्सचेंज है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या था इसमें, दूसरा है क्या कहते हैं जो हाथ और पैर हैं वो बहुत ठंडे होने लगेंगे, ठीक है। और पेरिफेरल साइनोसिस होने, यानी जो हमारे नेल बेड्स हैं वो ब्लूइश से होने लगे। ऑलिगोयूरिया हो जाए, यानी जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 300 ml पर डे हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्या है कि जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो मोर देन 18 mm ऑफ एच हो जाए, जो कि अगर जनरली हम बात करें 5 से 12 mm ऑफ एच की रेंज में ही रहता है, और एवरेज की बात करें तो 9 के आसपास कुछ रहता है, ठीक है। तीसरे की बात करें हम जो है सेप्टिक शॉक, तो ये कॉज होता है इन्फेक्शन की वजह से। तो और जो ये जो सेप्टिक शॉक है इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये भी मोस्ट कॉमनली होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की वजह से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की वजह से। और ये और इसके बाद जो अगला नंबर है वो या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो या फिर फंजाई हो, ठीक है। अब चौथी की बात करें न्यूरोजेनिक शॉक, तो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, यानी इसमें क्या होता है इट इज़ कॉल्ड बाय डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम लीड्स टू इंटरप्शन इन सिंपैथेटिक वैसोमोटर इनपुट्स, यानी हमारे किसी भी तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाए तब ये वाला न्यूरोजेनिक शॉक कॉज होता है। तो और इसमें क्या होता है कि या तो हमारे हेड में ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, या फिर हमारी जो सर्वाइकल कॉर्ड है उसमें किसी तरीके की इंजरी आ जाए, तो इससे जो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट जो बचा है वो एनालिप्टिक शॉक, तो इसको हम जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है तब देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हम प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।